भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और कोलकाता से सवारी कैनॉट प्लेस पहुंच चुकी है। जी हाँ, आपको तमाम सारे लोगों को तमाम सारे सवाल, लेकिन उन सवालों का जवाब देने का वक्त अभी नहीं है। आप जरूर जानना चाहेंगे कि 300 सीटों पर चुनाव लगभग हो गया और इन 300 सीटों का कमाल क्या रहेगा। साहब ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल ये है कि जरूर मैंने लगभग उत्तर प्रदेश यहाँ से दिल्ली से 7 मार्च को निकला था मैं, और मैं कल वापस आया हूँ कोलकाता से 7 मार्च से। अब आज तारीख 24 हुई ना साहब, 24 तारीख। तो 24 तारीख तक बीच में सफ़र जारी रहा, लेकिन इसके बाद का जो सफ़र है वो मध्य प्रदेश का है। वहाँ से फिर आगे सवारी जाएगी और बनारस में मई में हम आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इन तमाम सारे सवालों के बीच में एक चीज़ जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जितनी बार जितना मुल्क देखो लगता है कि कुछ नहीं देखा, लगता है उतनी बार देखो, बार बार जाओ। सवाल जो भी हम यहाँ पे कैनॉट प्लेस में उठाते हैं उससे तमाम सारे लोग मुल्क के जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ पूछते हैं कि हाँ आप वही कैनॉट प्लेस वाले हैं ना साहब, आप वही कैनॉट प्लेस में जो बहस करते हैं वही है ना। मैं कहता हूँ हाँ, यकीन मानिए जो सवाल है ना देश में जो मैं देखता हूँ वो जरूर यहाँ पर एड्रेस किए जाने। जब मैं यहाँ कहता हूँ तो वो डिबेट में एड्रेस किए जाना चाहिए, और वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं उनकी ओर इशारा करते हुए। मालूम है मुल्क में सबसे बड़े सवाल कौन से हैं? अस्पतालों की लाइनें सबसे बड़ा सवाल है। आप पूछेंगे कि ये कौन सा विषय है, स्टेट का विषय है या सेंटर का विषय, मैं इस पे बहस नहीं करता। अस्पतालों की लाइन, बेतहाशा महंगा इलाज सबसे बड़ा मुद्दा है हुजूर आली। ये सच है कि भूख से लोग ना मरते हों, लेकिन ये सच है कि बगैर इलाज बहुत सारे लोग मर रहे हैं इस मुल्क में। ये सच है। ये सवाल बड़े सवाल हैं। पानी एक सवाल था। जब आप शहर में घुसते थे तो एक बड़ा सा होर्डिंग मिलता था, मुस्कुराइए कि आप हमारे शहर में हैं। मालूम है जब आप शहर में घुसते हैं तो क्या चीज दिखाई पड़ती है? एक सूखा हुआ नल और तमाम सारी बाल्टियां और डब्बे लाइन से पानी के लिए लोग सुबह 4 बजे 5 बजे लाइन में लखड़ते हैं। ये सच है, ये सच है हुजूर आली। और बहस यहाँ पे ये होती है कि कौन बनेगा, कौन जीतेगा। अरे ये मारो, बस मारो और मारो। सवाल असल ये है। और जितना मैं इस मुल्क में घूमता हूं और जितना इन सवालों से रूबरू होता है, यकीन मानिए मुझे लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूं। मुझे अपने को लगता है, आपको जरूर कुछ ना कुछ लगता होगा कि मेरे काम में आपको कुछ खूबसूरती नजर आ जाती होगी, लेकिन मुझे अपने काम में बिल्कुल लगता है कि मैं ईमानदारी के साथ नहीं चल पा रहा हूं। मुझे लगता है कि वही सवाल बार बार उठाए जाने चाहिए। बच्चों को स्कूल छोटे शहरों में कस्बों में जाते हुए देखता हूं, जिस तरह से जिन हालात में वो जाते हैं उनको देखता हूं। बच्चों को गांव में देखता हूं, वहां के स्कूलों को देखता हूं, अस्पतालों को देखता हूं, प्राथमिक पाठशालाओं को देखता हूं। अस्पतालों में जाता हूं तो जार जार करके कभी मन करता मैं आपको, मेरे आंख के आंसू नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं मन करता कि बार बार रो जाऊं। इतना रोता हूं कि लगता है कि क्या है, कैसे होगा ये सब। ये क्या कभी संभव होगा कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और हर शख्स को इलाज, जो नारे 70 और 60 के दशक के थे, वो क्या कभी पूरा हो पाएगा? आपको लगेगा ये भाषण ज्यादा देता है, लग सकता है सर, भाषण लग सकता है, लेकिन 10,500 किलोमीटर चल के आया हूं। 7 मार्च को घर से बाहर निकला था, कुछ चीजें थी जिसकी वजह से मुझे लौटना पड़ा 3-4 दिन के लिए। मैं फिर शनिवार से कहीं और शहर में मौजूद हूंगा। लेकिन मानिए, यकीन मानिए हुजूर आली, ये सवाल अगर एड्रेस नहीं किए गए, ये सवाल से आप रूबरू नहीं हुए तो ठीक है, फिर मैं बहस तो मैं भी कर लेता हूं, रोज करता हूं। रोज मुर्गे लड़ते हैं, रोज आज भी मुर्गे लड़ जाएंगे। जी हाँ, मैं जानता हूं, आप मूछ दिखाएंगे, मैं हंस दूंगा। लोग कहते हैं कि हंसाना हमारा एक काम है, मैं बहुत अच्छी तरह से लोगों को हंसा देता हूं। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, चलिए आप हंस लेते हैं तो मैं भूल जाता हूं, ये सवालें भूल जाता हूं, ये सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे रूबरू जरूर करा दूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद सबको देख रहा हूं तो अच्छा भी लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा भी लग रहा है। जी हाँ, आप अपने घर पे मौजूद होते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। जी हाँ जी, हाँ जी, अपनों के बीच किसको अच्छा नहीं लगता? हर कोई अपनों के बीच में आना हाँ साहब, असद साहब बिल्कुल अच्छा लगता है।
हाँ, कैनॉट प्लेस सुना हो गया था, मुझे मालूम है। लेकिन मैं बताऊं, मुझे अब ऐसा लगने लगा, मैं जहां होता हूं, जिस जगह होता हूं, मुझे लगता है कि मैं यहीं का हूं, मैं यहीं का हूं, उसी जगह का हूं, उसी गांव का हूं, उसी कस्बे का हूं। जी, अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी। असद खान फलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद यासिर जिलानी साहब को आना था, थोड़ी देर में आते होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश प्रकाश जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ में शो कर रहा था, तब वहाँ मुलाकात हुई थी, बहुत बहुत शुक्रिया। निगहत अब्बास हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जुड़ रही हैं आज इस नुक्कड़ में यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम। नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग कहते हैं बहुत हल्ला मचाते हैं नवीन जी, वहाँ लोग कहते हैं कहते हैं बहुत बोलने नहीं देते किसी को। तो ये हुआ प्रतीक भाई कि देश की जनता सब जानती है और सुन रही है हर बात को, अगर मौका मिले तो सबको बताएंगे। आपने एक बात कही थी, वाकई में दिल के अंदर बड़ी छू गई थी। अभी आप कह रहे थे ना, जब मैं बहुत इमोशनली बात करता हूँ कई बार प्रतीक भाई, अभी आपने कहा, इंसान तो आप भाई हैं, जैसी इंसान को ही करनी चाहिए। जैसे भी आपने कहा कि जब मैं अस्पतालों की हालत देखता हूँ, आपके दिल रोम रोम रो पड़ता है। महंगा इलाज, अस्पतालों में भीड़, वही खत्म करने का काम कर रहा है। हर 3 लोकसभा में जो एम्स बनाने का मोदी जी ने काम किया, वही किया। मोदी है तो मुमकिन है, यही मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका खेड़ा हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राधिका जो आप हमारे साथ हैं, तमाम वो सारी जनता। ठीक है कॉमरेड, मैं आपने लगातार मुझे फोन किया, मैं आपका फोन नहीं उठा पाया, मैं वापिस मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, ऑफ कोर्स आऊंगा, मैं आऊंगा, बेगूसराय भी आऊंगा, बेगूसराय से होके आऊंगा। तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं, आवाज नहीं आ रही है, आप आवाज को छोड़ो, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, आवाज आएगी। और अगर आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ती तो यकीन मानिए आपको स्पीकर की भी आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। जी, क्या नाम है आपका? निधि पांडे सर। निधि पांडे, क्या करती हैं आप? सर मैं चैरिटी करती हूँ। और चैरिटी? सर अभी तो मैं अपने कहाँ की रहने वाली हैं? सर यूपी गोरखपुर से हूँ मैं। यूपी गोरखपुर की। तो अब इस चरण में मैं गोरखपुर बस पहुंचने वाला हूँ, तो गोरखपुर वाला आदमी है तो गोरखपुर वाले की तरह बोलना चाहिए उसको। एकदम सर, गोरखपुर से पानी। हाँ, गोरखपुर से पानी, क्या बात है, इतनी अच्छी भाषा है आपकी, आपको उसी भाषा में बोलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो चैरिटी करती हैं आप? जी सर, मॉडलिंग चैरिटी करती हूँ। मॉडलिंग के साथ साथ चैरिटी, अभी सर कैंसर पेशेंट्स एम्स में और RML में मैं जा के लोगों की मदद करती हूँ। जो अभी भी लोग जो बहुत परेशान हैं अपने बच्चों को लेके, जो लोग फर्श पे सो रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मैं उस तरह से वर्क करती हूँ। क्या नाम है? सॉरी निधि, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी उम्र क्या है? सर मेरी पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। 29 है सर, 29 है। अरे आप इतनी कम उम्र में भी इतना बड़ा काम करती हो। कुछ लोग बूढ़े हो गए लेकिन अभी भी काम नहीं करते हैं। नहीं सर, मैं इस मुल्क में कुछ लोग बूढ़े हो गए लेकिन फिर भी काम नहीं करते। नहीं सर, आपकी उम्र दराज हो, खूब अच्छी उम्र हो आपकी, और आप बहुत मेहनत के साथ और काम करें, और मेहनत के साथ काम और जज्बे के साथ करें। कैसा आप गलत कहा कुछ मैंने? बिल्कुल ठीक, ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। तमाशा देखने आए हैं कि आज कुछ बोलने आए हैं? आप बुलाओगे तो बोलेंगे जी। देखो ज्यादातर लोग तो तमाशा देखने आते हैं। क्या हो गया हुजूर, नाम आपका? बहुत बढ़िया, और मुझे सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। अच्छा, मेरे ही शहर में, मेरे ही घर में मेरा ही स्वागत करेंगे आप? इतने दिन बाद आए। अरे शहर से 2-4-5 दिन के लिए क्या चला गया, आपने मुझे परदेसी बना दिया। देखिए त्रिवेदी जी, आप आए, बाहर आई और बिना खाए हमको डकार आई। क्या बात है। तो क्या हाजमा क्या कह रहा है इस बार मुल्क का? हाजमा ये कह रहा है, मैं 2 लाइनों में सुना देता हूँ। मैं समझ तो गया, तभी मैंने पूछा, क्योंकि अरे मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देख करके। मेरा कबूतर कितनी दूर उड़ेगा, कहाँ तक उड़ेगा मैं जानता हूँ। जी साहब, क्या नाम हो गया आपका? अजय शर्मा। अजय शर्मा जी, जी इरशाद बोलिए। देखिए ऐसा है कि नेता के वादे और इरादे और जनता के लिए बड़ा डिस्टेंस है। अच्छा, हाँ, नेताओं के वादे और इरादे जनता के प्रति बड़ा डिस्टेंस है। और एक पार्टी ने तो खुलवाया खाता 0 बैलेंस है, एक पार्टी ने खाता खुलवाया 0 बैलेंस है, और एक ने 72,000 का कर दिया इंश्योरेंस है। एक ने कर दिया 72,000 का इंश्योरेंस है। अब मुझे यानी अजय शर्मा को समझ में नहीं आता कि अगला PM कौन, इस पे बड़ा सस्पेंस है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा घूम के फिर से आने दीजिए। मैं लगभग 7 या 8 मई के आसपास दिल्ली फिर लौटूंगा और फिर यहाँ रूबरू होऊंगा। तब तक कुछ ना कुछ पिक्चर जरूर होगी। जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह बिष्ट है, मैं नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। हाँ, तो आपके यहाँ तो शो करने गया था मैं अल्मोड़ा। जी बोलिए। आपने जो स्टार्टिंग में एक मुद्दा बोला कि जो इस समय इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं,
ये वाकई में बहुत ही गंभीर और बहुत ही चिंता का विषय है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। मैं देख के बोलता हूँ, मैं झूठाबाजी वाला आदमी नहीं हूँ जी। और मैंने खुद भी ये चीज़ देखी है, जैसे जो व्यक्ति गरीब है, अगर उसको मालूम पता चले कि उसको बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं, आधा तो वो इस वजह से भी और डिप्रेशन में चले जाता है कि अगर मेरा इलाज महंगे अस्पताल में होगा तो मैं ऑलरेडी वहाँ का बिल सोच के ही मतलब उसको और ज़्यादा वो बीमारियां हो जाती जी। मैं बहस में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बहस की तरफ, रूबरू हूँगा, बहस की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं राधिका आपको खड़ा करना चाहूँगा। मोदी जी कहते हैं वो घर के शीशे पे प्रधानमंत्री नाम लिख लिख कर कांच के शीशे पे नाम लिख लिख कर खुश हो रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री हो जाए। अरे नहीं हंस, देखिए बस बहस की तरफ आने दीजिए, मुझे बहस का मूड बनाने दीजिए। देखिए, मोदी जी ने तो बहुत बातें करी थी और 5 साल पहले तो खासकर उन्होंने एक बात कही थी कि मेरा क्या है, झोला उठा के आया था, झोला उठा के चला जाऊंगा। तो अब समय आ गया है कि वो झोला लेकर जाने वाले हैं और उसका मैं आपको बता देती हूँ। हम गुजरात से शुरुआत करते हैं, वही गुजरात जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाया। आज जो नरेंद्र मोदी जी की पहचान है वो उस गुजरात ने दी। आपने शुरुआत में बताया कि पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। कल जब चुनाव हुए प्रतीक जी, तो एक गांव है रापड़नारा कच्छ में, वहां के लोगों ने, उस गांव के लोगों ने चुनाव बॉयकॉट कर दिए। क्यों? पानी की समस्या को लेकर। एक और जगह है अमरेली गुजरात में, वहां के लोगों ने, वहां के सारे रेजिडेंट्स ने चुनाव बॉयकॉट कर दिए। क्यों? उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट है, जो वो वादे करती है वो पूरा नहीं करना चाहती, तो हम चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। ये सिर्फ मैंने गुजरात का बताया और गुजरात की ही चर्चा करेंगे क्योंकि मोदी जी जो गुजरात के बेटे हैं, कल हमने देखा किस तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग की उसका उल्लंघन किया। बिल्कुल 56 इंच के सीने से लाल आंख दिखाते हैं सीधा चुनाव आयोग को, कहते हैं रोक सको तो रोक लो, पर कुछ नहीं होता। अब बात आती है गुजरात पे, वही गुजरात जहां वो अपनी मां से आशीर्वाद लेने गए। फोटो खिंचवाने के लिए समय है, पूरा समय वहां पे फोटो खिंचवाएंगे, ओपन जिप्सी में बैठेंगे, घूमेंगे, अपनी सिक्योरिटी को भी थ्रेट देंगे, लेकिन अमरेली के लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, कच्छ में जो लोगों को पानी चाहिए उनके बारे में नहीं सोचेंगे। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा त्योहार है और वो लोग जो अपना वोट का अधिकार नहीं करना चाहते, जो वोट नहीं देना चाहते, सोचिए उनके अंदर कितनी निराशा होगी। प्रतीक भाई बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलना है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने देखा, इसका कहना है कि भाई एक गांव ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। देश की आधी से ज्यादा आबादी कांग्रेस के कर्मों के कारण त्रस्त है। और आज आप समझ सकते हैं जो हालात है इस देश में। आम आदमी से पूछो ना, आपने कहा था कि अस्पताल क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं की गई व्यवस्था भाई अस्पतालों की, क्यों नहीं की गई दवाइयों की व्यवस्था? क्या दिल्ली के अंदर अब 5 साल में हमने तो किया ना, हर 3 लोकसभा में 1 अस्पताल, और हर एक कहते हैं कि नेहरू जी के बारे में तो आप पूछते हैं लेकिन 5 साल में आपने क्या, ये नहीं बताते हैं आप। सुनो प्रतीक भाई, हम केवल उसके बारे में कहते हैं जिसने 5.5 दशक से ज्यादा इस देश की सत्ता पर राज किया, जिस परिवार ने करीब 60 वर्षों तक इस देश की सत्ता पर राज किया। उस पर सवाल पूछने का अधिकार हर नागरिक का है, हर नागरिक का अधिकार है सवाल पूछने का। क्यों नहीं पूछे वो नागरिक सवाल कि भाई बताइए मुझे कि आज जिन राज्यों में, आप दिल्ली में खड़े हो प्रतीक भाई, और दिल्ली की जनता खड़ी है, दिल्ली की जनता ये बताए, मेरी बात सुनो प्रतीक भाई, दिल्ली की जनता पूछ रही है कि दिल्ली की जनता को 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा क्यों नहीं मिला? दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आयुष्मान योजना से दिल्ली में अपने अस्पताल के केंद्र, दवाई औषधि के केंद्र क्यों नहीं खोले? दिल्ली की जनता पूछ रही है कि किसानों को अब मिलने वाला 6,000 रुपया आपने क्यों नहीं देने दिया? देश की जनता पूछ रही है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सवाल पूछने पे बहुत खुश होते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो 2.5 महीने दिल्ली नहीं रहा, नवीन जी बदल गए। सवाल पूछने में आप खुशी ना, फिर सवाल बहुत सारे हैं, पूछे जाएंगे सारे, हर सवाल का जवाब दूंगा। सवाल मेरा भी है। चलिए, कुछ नहीं हुआ 2014 से पहले, ना ये लाइट आई थी, ना ये कैमरा आया था प्रतीक जी, कुछ नहीं हुआ था। जो हुआ ना ये मोबाइल फोन आया, ना कोई एम्स बना, ना पोस्ट ऑफिस आया। एक मिनट, सब कुछ हुआ मोदी जी के आने के बाद हुआ, चलिए मान लेते, कुछ भी नहीं हुआ था प्रतीक जी। लेकिन इनसे ये पूछिए, कोई एम्स के अलावा जो रिबन इन्होंने फीते काटे, एक नई इंस्टीट्यूशन, एक नया हॉस्पिटल जो ये लेकर आए हो, एक नई यूनिवर्सिटी जो ये लेकर आए हो, बातें बहुत करते हैं, एम्स हम लेकर आए, सारी यूनिवर्सिटियां हम लेकर आए, इन्होंने नया क्या किया? रिबन काटने जा रहे और आज तक हमारे लाए हुए कामों के रिबन काट
बांट रहे हैं, इन्होंने नया क्या खोला ये बताएं। इन्होंने कहा 2014 से पहले इस देश में कुछ नहीं था। 2014 से पहले इस देश में 2 मोबाइल कंपनी बनाने वाली थी, आज 100 कंपनियां बनाती देश का मोबाइल। 2014 से पहले इस देश के अंदर 60 एयरपोर्ट थे, आज 100 से ज्यादा एयरपोर्ट है। 2014 से पहले देश के अंदर रेलवे लाइन 70 किलोमीटर बदली नहीं गई थी, नए ट्रैक नहीं बने थे। 2014 से पहले इन्होंने गरीबों को मात्र 30,000 मकान दिए थे, हमारी सरकार 30 लाख मकान दिए थे, हमारी सरकार ने 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मकान दे दिया। प्रतीक भाई, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं, रायबरेली में 15 साल से एक एम्स की स्थापना करके, ये जिसकी सोनिया गांधी का चुनाव क्षेत्र, उसमें रायबरेली में 15 साल तक अस्पताल चालू नहीं करा पाए और 5 साल में अस्पताल चालू करा। क्या बात है, बड़ी चर्चा है मुल्क में, बड़ी चर्चा है मुल्क में। कोई बता रहा है मेनका गांधी का बयान, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कैमरा देख रहा है। चुनाव ही हो रहे हैं ना साहब। प्रतीक जी, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब हिंदुस्तान का राजनेता जब किसी चुनावी रैली को संबोधित करे तो वो ये कह के ना संबोधित करे कि ऐ मुसलमानों, ऐ हिंदुओं, ऐ सिखों, ऐ दलितों, वो कहे कि ऐ भारतीयों, अगर आपने मुझे जिताया तो मैं आप में के हर एक शख्स के लिए काम करूंगा। जिस दिन हमारे राजनेताओं ने ये शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया ना, तो जिन मुद्दों को अभी आपने उठाया है अपने संपादकीय टिप्पणी के अंदर के लोग देखिए, अब आप देखिए, मोदी जी तो यही कहते सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चले 130 करोड़ लोगों को। अगर बांटने वाली बात करी तो कांग्रेस के साथियों ने करी। आज दिग्विजय का भी, अरे शकील अहमद की टिकट काट दी, क्यों काट दी इन्होंने? उन्होंने कहा कि मुसलमानों से धोखा। टिकट काटना, टिकट देना प्रेरोगेटिव है, प्रेरोगेटिव है ना राधिका, ना राधिका। सरकार दलितों के खिलाफ है, उन्होंने अपनी सरकार में सवाल उठाए। बचपन से कांग्रेस में शकील अहमद कांग्रेस का नेता, बचपन से कांग्रेस में, मुस्लिम महामंत्री, कांग्रेस का बड़ा महामंत्री, उसकी टिकट काट दी। नहीं दी क्यों? प्रतीक जी, मुद्दे पे और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने ये चुनावी मुद्दों के वादे करते हैं, इनमें से किसी के पास भी एक भी रोड मैप नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है कि हम अगर रोजगार देंगे तो कैसे देंगे, अगर हम बेहतर शिक्षाएं आपको देंगे तो कैसे देंगे, अगर हम आपको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे तो कैसे देंगे। देखो भाई, ऐसा है, मैं भी आ दीजिए, सुनो भाई, एक मिनट दीजिए, कॉमरेड पीछे सुनो मेरी बात, कॉमरेड नीचे रखो हाथ मेरे, कॉमरेड मैं अभी जिंदा हूं। एक बात बहुत ध्यान से, ना तो मैं बदला, ना ये कैनॉट प्लेस, और ना ही यहाँ कैनॉट प्लेस पे होने वाली बहस का मुद्दा बदला, और ना नियम कायदे कानून। कोई अगर नारा लगा तो ये शो गया कट, बिल्कुल चुपचाप। जी नाव निकाल। देखिए क्या पार्टी है कांग्रेस की, जनता को भरमाने लगे हैं भैया जी, इतने रंग बदलते हैं कि गिरगिट भी शर्माने लगे हैं। ये 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। इनसे कोई पूछे कि 55 सालों में इन्होंने क्या करा, बड़े मुसलमान के गुण गाते हैं। अरे भैया 2 काम जरा गिनवा के बताओ। मैं बताती हूँ, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार मदरसों को रजिस्टर करा है, पहली बार मदरसों में NCERT CBSE की मैथ्स और साइंस की किताबें लगाई है। इन्होंने क्या करा था, आज बात करते हैं इनकी चोरी की। ये जो मोदी चौकीदार चोर है कि नारे लगा रहे हैं, इनसे पूछे काहे पूरा परिवार बेल पर बाहर है और ये चुप्पी साध कर बैठते हैं। ये आज देखिए हिंदुस्तान की जनता को भरमाने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा है। ये कहते हैं 5 साल में क्या करा। अरे भैया इनसे जरा पूछो। ओके, एक मिनट, बिल्कुल आराम से, कायदे नियम। भाई जनाब आली तशरीफ रखिए, आपका नाम पहले बोल दिया गया था। जी आप कुछ कह रहे थे। सर ये हमेशा योगी जी की बड़ी तारीफ करते हैं, इनसे जरा बुलंदशहर के बारे में पूछिए, आप इनसे नोएडा के बारे में पूछिए, इनसे ये गौ रक्षक के ऊपर मुसलमानों को मरवा रहे हैं उस बारे में पूछिए। सिर्फ इनकी राजनीति है मुसलमानों हिंदू भाइयों को बांटने की। एक बार भी इन्होंने जाके, जो हमारे SHO साहब मरे थे, क्या उनको जाके इन्होंने श्रद्धांजलि दी है? क्या उनके घर के जाके लोगों को पूछा?
इन्होंने सिर्फ सर राजनीति करने का काम करे, मुसलमानों के हकदार नहीं है। मुसलमान अपने हकदार खुद है, मुसलमान इनका हकदार नहीं है सर। एक मिनट, अब आप चुप रहेंगे, अब आप चुपचाप आप सुनेंगे आप। हाँ जी, ये लिंचिंग की बात कर रहे हैं, जरा पूछे 84 किसने करा है, सब भूल जाओ। 66 में जब इंदिरा गांधी जी ने ये कहा था बीफ बैन करेंगे, नहीं करा, साधु संत चले गए, उन्हें मार डाला, रातों रात लाशें गायब कर दी। 66 का हिसाब कौन देगा? चौकीदार चोर है के नारे लगाते हैं, राहुल गांधी जी बेल पर है, उनसे इनकी सुप्पी नहीं तोड़ी जाती। इनका मैं बता रही हूँ क्या हाल है। हाथ संग हाथ मिलाकर आओ लूटे देश, तुम भी लूटो मैं भी लूटू, नहीं चलेगा केस। तुम भी लूटो हम भी लूटे, नहीं चलेगा केस। क्या बात है? ऑफ कोर्स लूटने की बात तो बहुत अच्छी करी है, जितने लुटेरे हैं सबको देश से बाहर भेजते जा रहे हैं। ललित मोदी को, नीरव मोदी को, विजय माल्या, अरे एक सेकंड, ये तो उनकी बात हो गई। आप एक सेकंड प्लीज। और अब आइए इनकी बात पे, कर दी ना इन्होंने तुष्टीकरण वाली बात कि हमने मदरसों के लिए ये कर दिया, हमने कब्रिस्तानों के लिए ये कर दिया। अरे भाई साहब, गरीबों के लिए क्या किया ये बताइए, सारे हिंदुस्तानियों के लिए क्या किया है आप ये बताइए। आप किसी एक जात का नाम लेकर, किसी एक धर्म का नाम लेकर मत बताइए कि हमने तुम्हारे धर्म वालों के लिए ये कर दिया, तुम्हारी जात वालों के लिए ये कर दिया, तुम्हारी भाषा वालों के लिए ये कर। अरे भाई साहब, सब भारतीय है, बोलने दीजिए सर, सब भारतीय हैं और सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आई एम अ प्राउड इंडियन मुस्लिम एंड ही इज अ प्राउड इंडियन हिंदू। इंडियन कम फर्स्ट, हर कोई पहले इंडियन है उसके बाद कुछ है, तो पहले इंडियन ट्रीट किया जाना चाहिए, पहले भारतीय ट्रीट किया जाना। लेकिन इन लोगों की वलाही बाही मुसलमानों की बात करें तो चमत्कार, हम करें तो हाहाकार। चलो आज बताते हैं हिंदुस्तान पहली बार विश्व में नाम ऐसा हुआ है कि दूसरा वो देश बना जहां मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आई, पहली बार वो देश बना है। दूसरा जहां स्टील मैन्युफैक्चरिंग, चौथा वो देश बना है जहां ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। भैया मुद्रा योजना, उज्ज्वला, ये जाति बात देख कर रही होता, आप मुसलमानों की बात कर रहे हो। आओ डिमोनेटाइजेशन, आपके काले धन पे आ जाते। फलाई भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप, मैं बताती हूँ क्या करा। एक बात बताओ, डिमोनेटाइजेशन जिनकी ये कांग्रेस पार्टी बड़ी निंदा करती है, इतनी जोर भगाऊंगा कि बेगूसराय में भी नजर नहीं आओगे तुम। तब इडियट। जो डिमोनेटाइजेशन के बाद करीब 2.5 लाख फर्जी कंपनी और 20,000 से ज्यादा फर्जी एनजीओ बंद कर दिए। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा की तरह वो भी नहीं बता पाए पैसा कहां से। डिमोनेटाइजेशन अच्छा हुआ ये खुद लेकर आई। सुनिए, अब हम बात करते हैं नोटबंदी की। नोटबंदी के बाद क्या हुआ? 3 करोड़ 20 लाख मजदूर बेरोजगार, 87 लाख से ज्यादा महिलाएं बेरोजगार। और अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, तो उन्हीं के गोद लिए बैठाओ। ये बोले तो सच, प्रधानमंत्री जी ने जो गांव गोद लिया उसमें शौचालय का हाल ये है कि उसके अंदर गोबर भरी हुई है, गोबर, ना पानी है ना वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गोद लिया वह गांव, सबको आप सिखाते हैं, अपने गोद लिए हुए गांव में गोबर भर देते हैं। बोलो, मैं ये कहना चाहता हूँ, चुपचाप नहीं खड़े हुए जाता तुमसे, जब गुस्सा दिलवाओगे तभी मानोगे। प्यार से मैंने ये बात कहा कि जब मोदी जी विकास के काम किए हैं, तो जहां भी रैली में प्रधानमंत्री जी मोदी जी जाते हैं, पाकिस्तान के खाली बात करते हैं, विकास पे क्यों नहीं आते हैं? देखिए, हम जो बात आज का जो आपने पूरा मुद्दा रखा है कि चुनाव में क्या चल रहा है, देखिए ये तमाम जो लोग खड़े हैं इन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जो नया 9 करोड़ मतदाता इस बार जुड़ा है, युवा मतदाता, वो भी इस चुनाव के नैरेटिव को बदलने जा रहा है। आपको मैं बता दूं, और सुरक्षा, सम्मान, इसकी हम चर्चा इसलिए बार बार करनी पड़ रही है कि जो आप माहौल देख रहे हैं इस वक्त, जितनी गर्मा गर्मी है डिबेट से लेके और राजनीतिक दल के नेताओं के बीच में, ये जरूरी है कि हमारे सेना के जो शौर्य हैं, अदम्य साहस है, जो उसकी ताकत है, उस पर भी चर्चा की जाए। लेकिन जो हमारा बेसिक मुद्दा है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो, क्योंकि मैं बताऊं, मैं आपको फॉलो करता हूं प्रतीक जी, आपने हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जो हमें कनेक्ट नहीं किया। इस चुनाव के दौरान मैंने बहुत बारीकी से चीजों को देखा है। जो युवा है वो देख रहे हैं कि 2014 से 2019 तक
प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरीके से भारत को बदला है। भारत को बदला है। नौजवान मौजूद है। जी जी जी। मोदी, ओनली मोदी और मोदी, बस। मोदी एज वेल। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर है आप? मैं एज ए लाइब्रेरियन हूँ। हाँ, तो आप तो सब किताबों के बीच में रहते हैं। जी हाँ। जी, मुझे मैं जरूर पूछूंगा। अभी दो हमारे शख्स ऐसे मौजूद हैं, अवधेश जी और हमारे साथ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं जरूर सतीश जी, दो लोगों से मैं बात करूंगा। लेकिन मैं आपसे, मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत बोलना है, और सच तो ये है, इनको तो मैं सिर्फ दिखावटी के लिए बुलाता हूँ, दिखावे के लोग हैं ये सारे। असल में जी और हाँ जी बाहर बहुत सारे सामान रखे हुए। हाँ, मैनिक्विन। हाँ जी, तो ये सारे लोग सजावटी हैं, असल लोग आप लोग हैं। जी। सर मैंने क्या बोला, इनके 4 वोट है यहाँ, 400 वोट खड़े, पहले इनकी राय पूछो। ये हाँ, बोलो। ठीक है, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ये अपनी मताधिकार है, हम सबका, अंबानी हो चाहे रिक्शे वाला हो, सब हर किसी का इस देश में एक मताधिकार है और सबको। और मेरी राय आपसे सिर्फ एक है, ये सब जो बोलते हैं, हर एक आदमी अपनी पर्सनल राय बोलना चाहता है, उनकी सुनिए। एक आप ना ये ना समझना नहीं कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कांग्रेस पार्टी से, जब राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी से सवाल है कि जब राहुल गांधी ने अपनी गलती की क्षमा मांग ली है, उन्होंने कहा कि हाँ चौकीदार चोर मैंने बोल के गुनाह करा, तो आगे की रैलियों में फिर से चौकीदार चोर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? आज ये प्रश्न 135 करोड़ सारे देशवासी पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, आपको सबसे माफी मांगनी चाहिए। शेम आर यू, आपको एक देश प्रधान व्यक्ति के लिए आप ऐसा है, राहुल गांधी ने उससे नहीं बात, सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगा। जो सुप्रीम कोर्ट की बात पर राहुल गांधी ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राहुल गांधी मोदी चोर है, लेकिन उस बात पर राहुल गांधी ने खेद जताया है। जी। हाँ जी सर, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ, वेट योर टर्न। हाँ जी, हाँ कौन बोल रहा था? हाँ बोलो सर। मैं चौकीदार के मुद्दे पे बोलना चाहूँगा कि मैं भी चौकीदार हूँ। बहुत अच्छी बात है, सारे बीजेपी वाले अपने आप को चौकीदार बता रहे हैं। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी में मुरादाबाद से। ये जानते हैं यूपी में चौकीदार जो थाने में लगा हुआ होता है उसकी तनख्वाह कितनी है? 1500 रुपये। मैं ये चाहूँगा जितने भी लोग ये अपने आप को चौकीदार बताते हैं वो अपनी तनख्वाह 1500 रुपये महीना करें। अगर ये बात झूठ निकली तो गर्दन कटाने को तैयार हूँ। अगर ये जितने भी चौकीदार हैं ये अपनी तनख्वाह 1500 रुपये करें, जब मैं मानूंगा कि ये चौकीदार है। सर मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, और मुझे एक चीज़ कहना है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, अभी गवर्नमेंट है, अभी इलेक्शन आ रहा है। एक मिनट। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग मोदी जी के लिए या बीजेपी गवर्नमेंट के लिए लोग गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं। और मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, लोगों से, पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, जो बिजनेसमैन है, छोटे बड़े सब, ये मैं ये कह रहा हूँ, सबके लिए इजी है, सबके लिए इजी। और गवर्नमेंट जो कर दिया वो कोई नहीं कर सकता सर। बीजेपी गवर्नमेंट जो कर दिया, जीएसटी, लोग जीएसटी को हवा बना रखे हैं। जीएसटी उनको नहीं पता जीएसटी का मीनिंग क्या है, जीएसटी क्या चीज़ है। जहां अलग अलग टैक्स भरते थे, एक ही जगह भरना है, और ये मोदी गवर्नमेंट ने करी है। सतीश जी आया। जी। सर कांग्रेस से एक सवाल है, जिनकी 3 पीढ़ियां सरकार में रही वो बेरोजगारी और भूखमरी की बातें करते हैं। जिन्होंने 55 साल देश को लूटा, किसी लायक नहीं छोड़ा देश को, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है और इस देश में रोजगार नहीं है। 5 साल में उनके पास कोई चेहरा नहीं है। राहुल गांधी, उनके पास अगर कोई चेहरा नहीं है, मोदी अगर इस देश में है तो देश को खड़ा कर सकता है, देश को फिर से उठा सकता है। भैया जी नमस्कार। कल आप बंगाल में थे, अभी भैया जी कह रहे थे सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए। आपने कल देखा होगा बंगाल की जनता भी क्या सत्ता परिवर्तन मांग रही है ममता जी से। सारे ये बीएसपी हो गया, ये अखिलेश यादव हो गया, मायावती जी हो गए, सारे एक साथ मीटिंग कर रहे थे, हम एकजुट होंगे। एकजुटता इनकी कहाँ खत्म हो गई? कांग्रेस भी अलग, बीएसपी भी अलग, सारे अलग। इस बार आएंगे मोदी जी और 400 प्लस लाएंगे। बिल्कुल गिरिराज सिंह के बयान की तरह है, जैसे गिरिराज सिंह ने कहा हरे कपड़े पहनने वाला पाकिस्तानी है। आज हमारे बीच में पाकिस्तान से यहाँ पे हर हरे कपड़े में बोलूंगा मैं। गिरिराज जी बोलते जो हरे कपड़े
है, हरे पत्ते पाकिस्तान से है। क्या हमारे एंकर खड़े होकर पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं? आप बोलिए हर आदमी से बीजेपी वाले से हरे कपड़े ना पहने। नहीं, ये लोग कह रहे हैं मैंने हरा पहन रखा है। इस देश में दो ही कलर है, एक कलर सफेद और एक कलर काला। सफेद कलर वो है जो भाजपा का, जिसमें कोई भी रंग मिलाओ वो उसकी तरह हो जाता है, नीला पीला लाल कोई भी। काला कलर है कांग्रेस का, जिसमें कोई भी रंग डालो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। बहुत अच्छा हुआ रंगों की चर्चा हुई। वो आपको बात याद है, अजय सिंह बिष्ट जी है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हरे रंग का वायरस, वो हरा रंग जो इनके खुद के झंडे में है, वो हरा रंग जो इस देश के तिरंगे में है। किसने बात करी थी हरे रंग के वायरस में? अगर सवाल उठाएंगे तो ये हमें पाकिस्तान भेज देंगे। अपने ही देश के नागरिकों को केरल में अमित शाह जी बोलते हैं ये नहीं पता चल रहा ये हिंदुस्तान की रैली है कि पाकिस्तान की रैली है। देखिए इन्होंने कितनी खूबसूरती से अपने आप को बचाव करने की कोशिश करी है, लेकिन कांग्रेस ने किया कि क्यों रंगों की बात आती है। कांग्रेस ने डिफरेंशिएट किया है हिंदू मुसलमान को, कांग्रेस ने अलग कर दिया, मुसलमान को अलग कर दिया, हिंदू को अलग कर दिया। इनकी राजनीति थी 71 में, जब आप यकीन माने कि 71 के बाद कांग्रेस की हालत खराब हो रही थी तो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों के नाम पे बेवकूफ बनाने के लिए। उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला आपको 2009 तक चलता रहा है। यकीन माने कि आज ये आतंकवाद पे बात करते हैं, 2008 एक ऐसा साल था जिसमें मुसलमान नौजवानों को इसी यूपीए सरकार ने गिरफ्तार किया था, आतंकवाद में मुलविस करके उन्हें जेल भेजा। 15 साल तक जो जेल में रहे छूट गया। नहीं, वो उसका इंसाफ कौन करेगा जो 15 साल में? फिर आप मुसलमानों के ऊपर राजनीति करते हैं। ये है अपनी राजनीति, तुष्टीकरण करते हैं, अपीसमेंट की राजनीति करते हैं। ये है राजनीति अपनी कमियों को छुपाने के लिए, कि जो कमियां हैं, जो विफलताएं इनकी सरकार की हैं, उनको छुपाने के लिए इन्होंने ये सारे नैरेटिव और सारे बयानियां सेट कर दिए हैं। कमियां क्या हैं? आप सुनिए, बीएसएनएल डूब रहा है, बीएसएनएल डूब रहा है, उसके कर्मचारियों को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। जेट एयरवेज डूब रहा है, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पैसे नहीं है अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉयज को पैसे देने के लिए। मैं एक दो बातें छोटी छोटी है वो कहना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि दिल्ली में भी चुनाव है और बहुत जल्दी दिल्ली में मैं लौटूंगा, और जी मैं बहुत जल्दी दिल्ली में आऊंगा, पहले हफ्ते में, मई के पहले हफ्ते में, तब आपसे मुलाकात होगी मेरी और दिल्ली में मैं घूमूंगा, तब बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन एक दो बातें हैं जो कही गई, मुझे हाँ सीरियस सवाल है, मुझे मालूम है आप ट्रेंड हो गए हैं, अब आप पैनल में बैठ सकते हैं, इतने दिन हो गए हैं, अब आप दोपहर में आके बहुत ट्रेंड हो चुके हैं। जी जी प्रतीक भाई, क्योंकि यहाँ पर वायरस की बात हो रही थी, तो कांग्रेस पार्टी अगर वायरस ना फैलाती तो आज हिंदू मुसलमान एकजुट होकर खड़ा होता। इन्होंने बांटा। आज मैं बता दूं जनता को इस चैनल के माध्यम से कि ना जात पे हमारी ये जनता वोट बंटने देगी और बांट पाएंगे ना ये कांग्रेस वाले। इस बार वोट विकास पे होगा, विकास के तहत किसानों के लिए जो काम हुआ, गरीबों के लिए जो काम हुआ, ये जनता ने देखा है। जो 55 साल में नहीं हुआ, तख्ता पलट दिया मोदी सरकार ने, और यही वजह है इस बार मोदी की लहर रही सुनामी, और मोदी एक बार फिर वापस आएगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और ये बौखलाहट कांग्रेसियों के चेहरे पर है। मैं एक लाइन न बोल दूं, मैं देखिए ऐसा है कि सभी लोगों से एक अपील करता हूं कि जो मोदी कह रहे हैं, राहुल कह रहे हैं, जीतेगा वही जिसका बूथ में मतदान होगा, जिसके सपोर्टर हो, गाँव में जाओ, शहर में जाओ और वोट गिरवाओ, बाकी लड़ाई बाद में। ये इलेक्शन मोदी और राहुल गांधी के बीच में नहीं है, ये इस देश की जनता का जहां हित सुरक्षित हो, जहां उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हो, उसको वोट दे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अगर वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही देश के 70 साल बाद, तो दूसरे लोगों को देना चाहिए। देखिए उनका कहने का मतलब कि ये राहुल और मोदी जी के बीच में नहीं हो रहा है, ये दो विचारधाराओं के बीच। इन्होंने कहा, अब आइए इस पर, राहुल को भी नहीं, इनकी पार्टी की शुरुआत तो दो एमपी से शुरू हुई, और उन्होंने कौन सा नारा दिया था कि हम मंदिर वही बनाएंगे। इन्होंने अपनी हिंदुत्व, हार्डकोर हिंदुत्व की पार्टी इन्होंने बनाई, और आज उसी को उन्होंने कैश किया पूरी दुनिया के अंदर। बीजेपी हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाती है पूरी दुनिया के। दो सांसदों से लड़कर आए हैं और सरकार में बैठे हैं, हिंदुस्तान का विकास हो रहा है, उससे आपको जलन क्यों हो रही है फलाही भाई? लगता है
ये चुनाव है अन्याय वर्सेस न्याय का। 5 साल के अन्याय में न्याय भारी पड़ेगा और ये राष्ट्रवाद, वो राष्ट्रवाद जो एक साथ भी कहती है कि ये तो आतंकवादी था, वो हमारा लड़बाकू। भाई जो भगवा आतंकवाद बनाया उस पर न्याय है, ये न्याय है भोपाल पर, ये न्याय है देश के उस गरीबों पर जिसको 60 साल से कांग्रेस लूटती रही। मुझे मालूम है तमाम सारे हाथ। कहाँ से आए हैं आप? हम इलाहाबाद से। इलाहाबाद, तो इलाहाबाद आ रहे हैं, वही बात करेंगे आपसे। तो आज बाजी अभी बस से फिर होगी मुलाकात। बहुत हल्ला मचाते हो।